हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की रिवीजन सीरीज चल रही है जो मैं एमसीक्यू के थ्रू आपको करा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो आप वहाँ से इसके कंटेंट पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको निर्वाचन प्रणालियाँ से संबंधित एमसीक्यू कराने वाली हूँ। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप यूपीटीजीटी पीजीटी दे रहे हो, डी ट्रिपल एस भी दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, किसी भी स्टेट के अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन प्रणाली। तो देखो, जॉन और स्टुअर्ट मिल द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया उसमें सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बहुल मतदान, खुला मतदान, महिला मताधिकार। तो ये जो है ना, सारा उन्होंने जो है जॉन और स्टुअर्ट मिल ने सबका वो किया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला, इसको भारित मतदान भी एक और वर्ड है, इसी को भारित मतदान भी बोलते हैं, खुला मतदान, और महिला मताधिकार के भी वो समर्थक थे। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक सुधारों का वर्णन किया, जिसमें शामिल है अल्पसंख्यक लोगों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा के आधार पर बहुल मतदान, बेंथम के विपरीत गुप्त मतदान के स्थान पर खुली मतदान प्रक्रिया, तथा महिला मताधिकार का जोरदार समर्थन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी में से एक है? तो कौन है? तो ये मार्क्स हैं, रूसो हैं, लॉक हैं कि जेएस मिल है? तो जेएस मिल है इसके विरोधी। किसके? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के। राजनीतिक जीवन के संचालन में सबसे अधिक बुद्धिमान सदस्यों की बुद्धि सदाचार का प्रभाव पड़े, इस उद्देश्य से मिल ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रबल विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि शासकों को चुनाव अज्ञानी विवेक जनता पर नहीं छोड़ना जाना चाहिए, क्योंकि उसे सामूहिक साधारण बुद्धि के द्वारा शासन के दोष कम हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान का सुझाव दिया। उन्होंने जोर दिया कि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो एक बौद्धिक स्तर का हो। निम्नलिखित, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शिक्षित लोगों के को मताधिकार देने के समर्थक है? वो भी ग्रीन है, जेस मिल है। शिक्षित लोगों को मताधिकार। निम्नलिखित में कौन एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी है? यही जेएस मिल, सेमी क्वेश्चन। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया? जेएस मिल। सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा। तो परिसीमन आयोग, तो ऑप्शन नंबर डी। सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाले प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। इस आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को किया गया था। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त संयुक्त, ठीक है, ये उस समय का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? निम्नलिखित में से किस प्रणाली द्वारा, अरे, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? एक व्यक्ति के एक मत द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व द्वारा, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, ऑप्शन नंबर अल्पसंख्यक का जो, तो कोई किसके द्वारा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को विधानमंडल में प्राप्त मतों के आधार पर प्रतिनिधित्व देना है। इसके 3 प्रमुख तत्व हैं। बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, उम्मीदवार मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर विजयी होता है, व्यवस्थापिका में समान और उपयुक्त
प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। चुनाव सुधार हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था? जगन्नाथ, अब ये क्वेश्चन ये भी ऐसे बन सकता है, 4 समितियों के नाम दे दे कि ये किससे संबंधित है, तो जगन्नाथ राव समिति किसे चुनाव से संबंधित है और ये कब हुआ था? 1971 में। पूर्व विधि मंत्री जगन्नाथ राव अध्यक्षता में चुनाव सुधार हेतु 21 सदस्यीय हेतु कमेटी का गठन जुलाई 1971 में गठित किया गया था। वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है कहलाता है, तो संचयी मतदान कहलाता है। बहुल मतदान, सामूहिक मतदान, सरकार का फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? तो ये प्रेस को, अखबार को, ये DSSP 2014 में आया हुआ है। अगले, निम्नलिखित में कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं? लोक मत का निर्माण, कानून की व्यवस्था, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति। तो लोक मत का निर्माण। जनमत के निर्माण के मुख्य तत्व क्या है? तो मुख्य तत्व है स्वतंत्र प्रेस, परिवार, न्यायिक निर्णय, शिक्षा संस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र प्रेस। निम्नलिखित में कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? परिवार तथा समूह, प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं, संचार के साधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन जनमत का अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और टेलीविजन, रेडियो। तो ऑब्वियसली न्यायपालिका नहीं है जनमत का अभिकरण। स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है। स्वस्थ लोकमत का निर्माण कहाँ होता है? लोकमत का निर्माण में बाधा। अच्छा, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा क्या है? स्वतंत्र प्रेस नहीं, निरक्षरता बिल्कुल, स्वस्थ और सशक्त राजनीतिक दल नहीं, सांप्रदायिकता का अभाव नहीं। तो निरक्षरता, ये देखो ये निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है। आगे, निम्नलिखित अभिकरणों में कौन एक लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता? शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संस्था, प्रेस, मीडिया। और अभी आप लोग को पता चल रहा होगा कि जो पार्टी की जिसकी ज़्यादा बड़ाई होगी, लोगों के मन में वैसे ही उनके प्रति छवि बनती है। तो ये प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन। निम्नलिखित में कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? यह समुदाय हित के लिए प्रबंध, यह अल्पसंख्यक के हित के लिए प्रबंध, यह नागरिक समाज के लिए प्रबंध, यह सामान्य जनता के लिए प्रबंध। तो ऑप्शन नंबर बी, यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जनमत का सृजन कानून द्वारा होता है। सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। जनमत और कानून में परस्पर कोई संबंध नहीं होता। सामान्यतः कानून और जनमत परस्पर विरोधी होती है। तो जनमत और कानून सामान्य कानून और जनमत परस्पर सदृश होते हैं। कथन और कारण वाला है। आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा। आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा है। प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं के विकास एवं मताधिकार के विस्तार एवं विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुआ है। तो दोनों सही है, बट सही देखो, बोथ आर सही, बट ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, निर्वाचक समूह का अर्थ है मतदाताओं की संस्था, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि, संसद के नामजद सदस्य और उम्मीदवार जो चुनाव में वास्तव रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो मतदाताओं की संस्था, मतदाता, निर्वाचक समूह। अगला है, कोटेशन है, लोक मत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता। ये कथन किसने बोले थे? ये जॉन्स आर.टी. गेयर गैसेल बोले थे। जॉन्स आर.टी. गेयर गैसेल। ये कब? 2019 में क्वेश्चन आया हुआ। क्या बोला, क्या है कोटेशन? लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता। ये बोले जॉन्स आर.टी. गैसेल। अगला है, निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया? तो ये हमारा देश भारत। ठीक है, आगे है, अदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय। तो अदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला राजनीतिक चिंतक कौन है? एकल संक्रमणीय, इसको थॉमस है, इसे
थॉमस हेयर प्रणाली भी बोलते हैं एकल संक्रमणीय मताधिकार प्रणाली को। देखो, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सर्वप्रथम आविष्कार थॉमस राइट हिल ने किया। डेनमार्क में इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग चुनावों में किया गया, लेकिन एकल संक्रमणीय प्रणाली का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक विधिवेत्ता थॉमस हेयर थे, जिन्होंने इसका उत्पादन अपनी पुस्तक द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1857 में किया। उन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का भी सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, जिसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उत्तम व्यवस्था है। अगला है एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो अलिखित और नमनीय, ये ग्रेट ब्रिटेन में। देखो, ग्रेट ब्रिटेन संविधान की क्या विशेषता? विकसित है, अलिखित है, एकात्मक संविधान, विधि का शासन, लचीला संविधान है, संसद की सर्वोच्चता, संसदीय शासन प्रणाली, सीमित राजतंत्र है, द्विदलीय पद्धति है। हेयर प्रणाली का संबंध है, किससे संबंध है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति से। हेयर प्रणाली का तात्पर्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। थॉमस हेयर का नाम जिस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा है वो क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, आगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं। क्या है योजनाएं? हेयर प्रणाली और सूची प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो योजनाएं हैं, दो प्रमुख योजनाएं कौन कौन से? हेयर प्रणाली और सूची प्रणाली। निम्नलिखित पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियर ना दिखे तो प्लीज़ आप रेजोल्यूशन बढ़ा के आप वीडियो को देख सकते हैं। 720 पे कर दीजिएगा तो क्लियर दिखेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इस PDF में, कि जब ये वो जब एक्सपोर्ट होता है, जब वीडियो बन के होता है तो फिर थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है इसमें, तो आप वो चेंज करके मतलब बढ़ा के देखना है तो क्लियर दिखेगा। अगला है निम्नलिखित अनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का विचार कीजिए। बहुदलीय निर्वाचन प्रणाली एक मत किंतु हस्तांतरणीय मत, उम्मीदवार अधिक संख्या मत प्राप्त के आधार पर निर्वाचन घोषित, विजय होने वाले को निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 2, मतलब 3 नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है, 1 2 4। अगला है निर्वाचन की सूची पद्धति के प्रमुखतः किसको लाभ होता है? तो धनी निर्धनीय प्रत्याशियों को, निर्धन युवा प्रत्याशियों को, समूहों और दलों को, श्रमिक एवं संघ के निर्दलीय प्रत्याशियों को। तो समूह और दलों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है? तो द्वितीय मतदान प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सूची प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। विभिन्न सूचियों में उम्मीदवारों का चयन होता है। उम्मीदवार में से अपनी सूची बना सकता है। जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवार की प्राथमिकता इंगित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक पूरी सूची को अपना मत देता है। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक है? कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के, तो ये है GDH कोल, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? तो इसको हम देंगे उपचुनाव। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय, जब प्रतिनिधि नहीं, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाए तब उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, निर्वाचन से संबंधित हमने 36 क्वेश्चन कर लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे चैनल पे काफ़ी सारे पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। अगर आप एक बार चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।